चलो तो सारे शूरवीर बच्चे शुरू करते हैं कहानी को फिर से। ठीक है, आज अपने पास है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी सी कनेक्टेड रहती है। ठीक है, बात यह है कि अपने दौर की हिस्ट्री है, अपने दौर की तो नहीं बोल सकते बट कम से कम हम समझते हैं अपने नजदीक वाला दौर है। ठीक है, मिडाइवल में जाएंगे तो यही नहीं पता चलेगा कौन किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है। ठीक है, एंड एशियन फिर भी ठीक ठाक था, देखेंगे हम वो भी। पहले इस मॉडर्न को फिनिश कर लेते हैं और फिर उधर जाएंगे। चलो देखिएगा यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी तरफ थोड़ा सा हम अभी बढ़ रहे हैं। ठीक है क्या बात समझो, अभी की जिस कांग्रेस को आप इमेजिन करते हो और तब की जो कांग्रेस है उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क एज इन सेंस की तब की कांग्रेस आजादी के लिए लड़ रही थी। ठीक है, अभी की कांग्रेस देश को चलाने के लिए कहीं ना कहीं वो सत्ता में रहना चाहते हैं, जो कि नहीं गलत, बट बेसिकली आई एम सेइंग कि तब एक लड़ाई कुछ और थी, वहां पे कोई पावर नहीं था, दे वर फाइटिंग फॉर द होल नेशन। ठीक है, अभी भी अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना, डेवलपमेंट करना, उन सब चीजों के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उसके लिए, तो ये दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। आप अभी जो कांग्रेस के जो लीडर है उनकी तरफ देख के तब की कांग्रेस को इमेजिन नहीं कर सकते हो, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। ठीक है, दौर की बातें हैं अपनी, और वो जैसे ही दौर बदल जाता है लोग बदल जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो एक दिन में बदल जाती है, सत्ताएं पार्टियां। ठीक है, जैसे वो तब की पार्टी है जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि ये देश रहना चाहिए, पार्टियां आती जाती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे। ठीक है, तो वो वाली बात है इस पार्टी के साथ। यहाँ पे बड़े बड़े लोग थे इसके साथ जुड़े हुए, जहां से सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, उसके साथ साथ आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी खुद इसके साथ जुड़े हुए थे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से थे, पुणे से थे, अपने यहाँ के थे। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद कांग्रेस। तो बहुत बड़े बड़े नेता लोग थे जिनके पास विजन था। ये सब लोग मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और ब्रिटिशों के खिलाफ एक फॉर्मिडेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि भारतीय लोगों को वो हेल्प कर सके आजादी लेने के लिए। तो वो वाली कांग्रेस है। चलो बहुत सारे लोग अभी जुड़ गए हैं, तो शुरू करते हैं कहानी को। ठीक है, चलो, और चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछते रहिएगा, हिस्ट्री है, इंटरेस्टिंग है, जो भी आपको लगेगा आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर्स बेस्ट टू माय एबिलिटी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अभी देखो पॉलिटिकल मूवमेंट में क्या है, देखो प्री कांग्रेस एक हम देखेंगे। प्री कांग्रेस, कांग्रेस के पहले का क्या दौर था। एक तो हमने 1857 का रिवॉल्ट देखा था। ठीक है, इस रिवॉल्ट के बाद में ब्रिटिशर्स एक पॉलिसी अपनाते हैं कि दैट दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन रिलीजन। एक बात तो समझ में आ गए थे कि रिलीजन इज वेरी वोलाटाइल इन इंडिया, उसको टच किए तो फिर यहाँ के लोग आग लगा देते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं दे रियलाइज एंड दे आल्सो अडॉप्टेड दिस पॉलिसी दैट वी वोंट इंटरफेयर विथ यू। ऑल्सो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी, देखो जो डलहौसी ने लेके आया था, जिसके अंदर आपकी खुद की संतान अगर नहीं होती है तो फिर आपका बेटा राजा नहीं बन सकता, आपके राज्य को हम हड़प लेंगे, एनेक्स कर लेंगे, अपने अंदर सामूहिक कर लेंगे। तो ये पॉलिसी भी कैंसिल हो गई। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो चुकी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसमेंटल हो चुकी थी और सत्ता चली गई थी क्राउन के पास। क्राउन यानी कि क्वीन के नाम पे इंग्लैंड की सरकार भारत के ऊपर इनडायरेक्टली रूल कर रही थी। ठीक है, उस दौर में देखो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि 1857 रिवॉल्ट जैसी दूसरी कोई खूनी क्रांति हो, जो सच अ ब्लडीएस्ट रिवॉल्यूशन। ठीक है, उन लोगों ने इसको एक सोल्जर्स का उठाव बोल के खत्म कर दिया हिस्टोरिकली, बट दिस वाज समथिंग दैट पीपल फॉट। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी उसके अंदर। ठीक है, तो इसके कॉजेस भी हमने देखे थे। कुछ लोग अपने सेल्फिश रीजन की वजह से फाइट कर रहे थे, कुछ लोग देश के लिए फाइट कर रहे थे। ठीक है, सो देयर वर सो मेनी कॉजेस बिहाइंड इट, वो हमने देखा था। पॉलिटिकल मूवमेंट क्या था, देखो इसका पॉलिटिकल मूवमेंट क्या होता है। प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एक बोल के इसको हम देखेंगे कि कौन से कांग्रेस के पहले के ऑर्गेनाइजेशन है। एक पॉइंट अभी मुझे याद आया जो 1857 का जब मैंने बताया, 1857 का फर्स्ट लेक्चर लेने के बाद जो बेगम हजरत महल थे, नाना साहब थे, वो थोड़ा सा क्विकली पढ़ाया था मैंने, जहां जहां पे भी ये रिवॉल्ट हुए थे और लोगों ने फाइट की थी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेक्चर देख लेना 20 मिनट्स का। चलो यहाँ पे देखो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे, उसके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का फिर फॉर्मेशन होता है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में भी दो फेजेस में कांग्रेस काम करती है।
पहली वाली जो कांग्रेस थी जिसको मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता था, और सेकंड थी जिसको एक्सट्रीमिस्ट फेज कहा जाता था। मॉडरेट फेज में कौन थे? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोखले जी का एक स्टैचू भी है, देखो फर्ग्यूसन कॉलेज के ऊपर एक टेकड़ी है जहां पे एक स्टैचू है उनका। फिलहाल अभी तो लोग वहां पे कोई क्रांति करने जा नहीं रहे, यूजुअली आपको कपल टाइप लोग दिखेंगे उधर, अलग लेवल की क्रांति करते हुए, ठीक है। अब देश आजाद हो चुका है, उनको भी कैसे ब्लेम कर सकते हैं? अब कोई क्रांति की लड़ाई तो बची नहीं है, तो अपनी क्रांति जारी रखी है उन्होंने। तो वहां पे एक स्टैच्यू है गोपाल कृष्ण जी गोखले का, उसी फर्ग्यूसन टेकड़ी के ऊपर, जहां पे ये लोग सीक्रेट मीटिंग लेते थे जंगलों के अंदर कि ब्रिटिशों को ना पता चले, ठीक है। और एक्सट्रीमिट फेज में अपने सबके फेवरेट आ जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, गंगाधर तिलक जी। तो बाल गंगाधर तिलक जी ये आ जाते हैं जिन्होंने कहा था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। क्या लाइन है, कितना इंस्पायरिंग था ये कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इनका एक घर भी देखा था मैंने सिंहगढ़ फोर्ट के ऊपर, इन्होंने एक जगह लेके रखी थी फोर्ट के ऊपर जहां पे यूजुअली विंटर में जाते थे कुछ दिन रहने के लिए, आजादी की लड़ाई के बारे में सोचने को, लोगों को इंस्पायर करने को, क्या आइडिया निकाल सकते हो। तो अभी भी वहां पे आप जब जाओगे ना सिंहगढ़ फोर्ट के ऊपर, तो वहां पे तिलक हाउस बोल के कुछ तो लिखा है, जो इनका खुद का घर है, बेचा नहीं है, इन्होंने खुद खरीदा हुआ था फोर्ट के ऊपर। तो कहीं ना देखो छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट पे जाकर रहते थे, तो ये लाइन तो निकलनी थी ना कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। चलो एक्सट्रीमिस्ट फेज इनके दौर की बात है, गोपाल कृष्ण गोखले जी, फिरोज शाह मेहता, इनके दौर की मॉडरेट फेज थी। मॉडरेट फेज क्या है? देखो देखो मान लो तुमको किसी लड़की से प्यार हो गया है, ठीक है, और तुमने उसको प्रपोज किया कि बोला कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लड़की ने तुमको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो तुम खुद ही मान रहे हो कि रिजेक्शन नहीं मान रहे, तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं लड़की की कुछ मजबूरी होगी, वो तुमसे प्यार ही करती है, मुझे तो पसंद ही करती है, ठीक है, कुछ तो मजबूरी होगी, पेरेंट्स मना कर रहे होंगे, हाँ ही बोलेगी, ठीक है। यानी कि सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया, या फिर मान लो आपको बोल दिया, आपको बेइज्जत कर दिया, पर तुम खुद ही उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो कि नहीं नहीं उसकी कुछ मजबूरी होगी। तो मॉडरेट वाले ऐसे थे कि भाई ठीक है, अब मान लो इनको क्या, इनको पहले इन्होंने प्रपोज किया, नहीं माना, तो फिर ये वो सोचेंगे कि एक पोएम लिख देते हैं भाई एकदम मतलब खूबसूरत सी, ठीक है, सूरज हुआ मध्यम, जो भी लिखेंगे, तो जैसे ही फिर ये पोएम जाएगी सामने वाला खुश हो जाएगा। ये वाली इनकी आइडियोलॉजी थी, मेंटालिटी थी। एक्सट्रीमिस्ट वाले क्या थे कि पहले प्यार से बोलते थे कि भाई मान जा, नहीं माने तो लेटर लिखते थे, फिर एक बार ब्लड से लिखते थे, लेटर के साथ एक चाकू भेजते थे, बोलते थे इस लेटर को प्यार से समझ जा, नहीं समझेगा तो अगली बार ये चाकू लेके खुद आएंगे और खट 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 डाल देंगे, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमिस्ट वाले ये थे कि ऐसा नहीं था कि गुलाब का फूल एक बार दे दिया, नहीं माने तो दूसरा गुलाब का फूल देंगे, दूसरी बार चाकू लेके जाते थे, ठीक है, आ गए अब, ठीक है। तो ये फेज दो कांग्रेस में देखने को मिलती है। अब इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो देखने को मिलता है गांधी नेहरा में। जब भी तुम देखोगे तो गांधी जी को इस तरीके से देखा जाता है जैसे वो बहुत ही एकदम साइलेंट, वो तो थे ही, ऑब्वियसली अहिंसा उनका एक रास्ता था, बट ये जो फेज है इसके अंदर ना ही वो हमेशा गुलाब का फूल दे रहे, सामने वाले ने उनको रिजेक्ट कर दिया, फिर भी खुद ही मान रहे कि अरे उसकी तो मजबूरी होगी, ऐसे नहीं थे गांधी जी, ठीक है। गांधी जी क्या थे, दोनों रास्ते पे चलते थे, पहले गुलाब का फूल भेजे, फिर प्यार से एक लेटर लिखा। अब अगली बार ऐसा नहीं था कि पूरा चाकू भेज देंगे एकदम, तो चलो अगली बार आएंगे तो चाकू लेके आएंगे, ऐसा नहीं था। गांधी जी बोलते थे, फिर एक गुस्से वाला लेटर लिखते थे, एंग्री लेटर, ठीक है, कि जिससे अपना गुस्सा दिखा भी सके। मॉडरेट कभी नहीं करते थे वो। तो गांधी जी बेसिकली ना ही एकदम चाकू भेजने वाले थे, ना ही बार बार रिजेक्शन होने के बाद भी खुद ही गेस करने वालों में से थे, और फिर से गुलाब का फूल भेजेंगे। कभी कभी गांधी जी एकदम लाठी भी भेज देते थे, ठीक है, कि भाई देख अब चाकू तो भेज नहीं सकते, उतने तो एक्सट्रीमिस्ट है नहीं हम, पर ये लाठी भेज रहे तुमको, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो देखो भारत के लोग इसका भी यूज कर सकते। यानी कि उनका एक आंदोलन का रास्ता था, तुम अगर हमारे लेटर से नहीं मान रहे हो, हमारे पास और भी रास्ते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस करेंगे और तुमको मनवाएंगे। ये एक दौर था कांग्रेस का, ठीक है। फर्स्ट मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, अब गांधीयन एरा आ जाता है। देखो नॉर्मल लोगों के कुछ वक्त होता है, बड़े लोगों का दौर होता है, इसलिए देखो यहाँ पे एरा कहा है, पूरे दौर को गांधी जी के नाम से देश की जो भी आजादी की लड़ाई है उसको जाना जाता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं इस सब ऑर्गेनाइजेशन को जो भी थे। चलो मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया की शुरुआत हुई। मॉडर्न नेशनलिज्म का मतलब क्या था, पहले जो भारत के अंदर के लोग थे दे ऑलवेज कंसिडर देमसेल्व्स कि हम राजपूत है तो राजस्थान से है, ठीक है, हमारी आइडेंटिटी है कि भाई हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया से है, पंजाब से है तो हम सिख है, सो दे आर लाइक बेसिकली महाराष्ट्र ने मराठा है तो हम सिर्फ महाराष्ट्र हमारा, सो दे वर वेरी मच कन्फाइंड टू देयर प्लेसेस।
दे नेवर थॉट ऑफ इंडिया एज अ वन। एक जर्नी थी भारत की पूरी, जहां से इंडिया क्या बनता है, कंट्री से नेशन बनता है। ये बहुत खूबसूरत लाइन है, देखो कंट्री मतलब बस डिवाइडेड है अलग अलग हिस्सों में आइडियोलॉजिकली, और एक नेशन बन जाता है। नेशन यानी कि जहां पे अपने डिफरेंसेस को और अपने कल्चरल चीजों को दूर रख के सब लोगों ने ये सोचा कि हम अंत में एक है, और वो है भारत। ठीक है, भारत को बिलोंग करते हैं, इंडिया को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये अपना एक देश है। एक पूरी जर्नी थी इसके अंदर की। ठीक है, चलो मैं एक बार आपके कमेंट्स चेक कर लेता हूं, किसी ने कुछ पूछा है, बोला है तो। सर फर्स्ट शायरी, एक शायरी, ठीक है बोलेंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक शायरी बता देते तुमको। मोहब्बत एक ऐसा शौक की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। समझे कि नहीं समझे, फिर से बता रहा हूं, देखो। मोहब्बत एक ऐसा शौक की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। चलो अब यहाँ पे देखो, वापस गेट बैक टू दिस। अजर, तुम्हारी शायरी की फरमाइश हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री पे आ जाते हैं। पसंद आई तो नीचे वाह वाह लिखो तुम कमेंट के अंदर, नहीं समझ में आई तब तो बिल्कुल लिखना है तुमको वाह वाह। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखिएगा, फैक्ट कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। उसके पीछे के कुछ वजह थे, जैसे कौन से वाले फैक्टर्स, चलो देख लेते हैं। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, रोल ऑफ प्रेस। देखो कहीं ना कहीं देश एक हो चुका था, पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली हम सब लोग बंगाल से जुड़ चुके थे। बंगाल का व्यापार महाराष्ट्र से चल रहा था, महाराष्ट्र का कहीं और चल रहा था। ठीक है, और लिटरेचर, रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया पास्ट प्रोग्रेसिव कैरेक्टर। लिटरेचर ने क्या किया, जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे उन्होंने लिटरेचर के द्वारा अच्छी अच्छी किताबें लिख के लोगों को अवेयर करा दिया। क्या अवेयर कराया, ठीक है, कि भाई ये एंशिएंट पास्ट था, एक ग्लोरियस सिविलाइजेशन थी आपकी, ये ब्रिटिशों के आने से पहले आप एक महान सिविलाइजेशन को बिलोंग करते थे, ऐसे एक अंडर कॉन्फिडेंस में जीने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब लोग थे जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट थे। और ये बातें हुई राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंस। इसका मतलब था कि मिडिल क्लास के लोग जब अपनी थोड़ी बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो समवेयर दे स्टार्टेड टेकिंग द एजुकेशन सीरियसली। तो एजुकेशन वो अच्छे से लेने लगे, एजुकेशन लेंगे तो स्मार्ट बनेंगे। ठीक है, रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ रूलर्स। रूलर्स भी कैसा था देखो, ठीक है, कुछ पॉलिसीज देखो उसके कैसे थे। लोअरिंग द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर आईसीएस, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज, जैसे आईएएस आईपीएस बनना है आपको, ठीक है, आईएएस आईपीएस बनना है, उस दौर में अगर ये सब करना है आपको, तो आपको 21 से उन लोगों ने 18 एज पे लेके आया। आप सोच रहे होंगे सर 21 इयर्स की जगह पे एज लिमिट 18 क्यों की गई। प्रॉब्लम क्या था देखो, भारत के अंदर से, जैसे कि आपके पास उदय है, देखो अब उदय को या अर्शद को आईएएस बनना है। ठीक है, अब इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनको पहले तो भारत के अंदर कोई रिसोर्सेस नहीं है, एग्जाम के सिलेबस ब्रिटिश खुद डिसाइड करते थे, तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां से जहाज में बैठ के एक आध महीना ट्रैवल करके लंदन पहुंचेंगे, वहां पे प्रिपेयर करके एग्जाम देंगे। पहली बात तो एग्जाम वही दे सकता था, फिर अब लंदन जाके देना है तो उस दौर में जिसके पास पैसा होता था। और दूसरा ये था कि इतना सब करो फिर वहां पहुंचो दो। अब उन्होंने क्या किया, जो अमीर थे वो ट्रैवल करके वहां पहुंच भी जाते थे, बट जो लोग जब तक भारत में अवेयरनेस होता था कि हम लोग कलेक्टर बन सकते हैं, उस एग्जाम के बारे में पता चलता था, उनका ये फंडा था कि इसका एज ही खत्म हो जाए। 18 साल में भारत का कोई भी लड़का इतना स्मार्ट नहीं बन पाता था, अवेयरनेस था नहीं उस टाइम पे कि वो ये अवेयर हो जाए कि यार मुझे कलेक्टर की एग्जाम देना है, इंडियन सिविल आईसीएस की एग्जाम देना है, फिर उसके लिए लंदन। जैसे उसको पता चलेगा तुरंत, अरे रे एग्जाम तो मेरा तो एज ही चलेगा। ठीक है, गजब बेइज्जती है। तो 18 इयर्स में ही खत्म कर दिया उन्होंने। इसका एडेड एडवांटेज क्या था, अब जो इंग्लैंड में रह रहा है उस बच्चे को तो पहले से पता है एग्जाम के बारे में, वो 16 साल की उम्र में जान रहा है। ठीक है, तो वो प्रिपेयर करके दे देता था 18 तक, तो वो बन जाता था कलेक्टर। वो चाहते नहीं थे कि इंडियन लोग बन पाए, इसलिए फंडा किया था उन्होंने। इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस जी ने एग्जाम दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बने थे, वो कलेक्टर बने थे, और बाद में बनने के बाद उन्होंने बोल दिया कि हमको नहीं चाहिए ऐसी जॉब, ऐसा जॉब चाहिए नहीं जहां पे ब्रिटिशर्स का ऑर्डर लेना पड़े हमको, फिर वो कलेक्टर क्यों ना रहे। हम सिर्फ इसलिए एग्जाम दिए ताकि आपको ये दिखा सके
कि हम इंडियन लोग भी इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। क्या जुनून है, ठीक है। एग्जाम इसीलिए दी कि सिर्फ सामने वाले को दिखाना है कि देख हम में वो काबिलियत है, बट तेरी जॉब नहीं चाहिए, वो भी कौन सी, कलेक्टर की, ठीक है। चलो उसके बाद देखो एग्जामिनेशन फॉर्म 21 से 19 किया इन्होंने। होल्डिंग दिल्ली दरबार इन्होंने भरवाया था, जहां पे रानी को भारत की एक हेड बना दिया था इन्होंने। उसके साथ पासिंग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था, जो इंडियन लैंग्वेजेस थे, जैसे यहाँ पे देखो ये जो फोटोग्राफ है, इंडियन जो लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर थे उनको इन लोगों ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लेके आए कि मराठी में जो न्यूज़पेपर आता है, तेलुगु में जो न्यूज़पेपर आता है, इनको इन लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का प्रयास किया, ठीक है। तो आर्म्स एक्ट, यानी कि जो हथियार थे ये रखने का अधिकार इंडियन लोगों को लाइसेंस देना बंद कर दिया और बोले कि सिर्फ ब्रिटिशर्स रखेंगे क्योंकि उनके जान को धोखा है। भाई क्यों, हमारी जान को धोखा नहीं है क्या, हम ब्रिटिशर्स से ही धोखा है हमको, तुम्हारी जान से हमको धोखा है, हमको तो पहले दो। बट नहीं, बोले कि इंडियन लोगों की वजह से हमारे ब्रिटिशर्स जो यहाँ से आए हैं अपने देश से, उनकी जान को धोखा है, तो उनको ही लाइसेंस मिलना चाहिए, इंडियन लोगों को नहीं। फिर मत आओ हमारे देश में, चले जाओ, ठीक है। बट ये वाले ऐसे एक्ट लेके आए थे तो जो भारतीय लोगों के खिलाफ थे, ठीक है। आगे क्या होता है देखो, अब प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है देखो, ठीक है। कौन से है, सबसे पहले क्या लिखा है इधर, बंग भाषा प्रकशिका सभा, ठीक है, बंग भाषा प्रकशिका सभा। अब इसके फाउंडर कौन थे, फॉर्म हुआ था 1836 के अंदर। फाउंडर थे इसके आपके राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। और डिस्कसेस द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सीक रिड्रेसल थ्रू पिटीशन एंड, देखो बहुत ही खूबसूरत वर्ड, मेमोरेंडम। यानी कि मेमोरेंडम यानी कि आपको ये बोलना है कि भाई प्लीज हमारी बात मान जाओ। तो सरकार जो पॉलिसी लेके आ रही थी उसके खिलाफ एक डिस्कशन करना इनका पर्पस था, और उस डिस्कशन के थ्रू सरकार के सामने लेटर लिखने का कि ब्रिटिश सरकार प्लीज मान जाओ हमारी बात, ये जो आपने पॉलिसी लेके आए हो ये स्टूडेंट के खिलाफ है या फार्मर के खिलाफ है, ठीक है। तो ये एक उनका आइडिया था। नेक्स्ट जमींदारी एसोसिएशन आता है देखो, ठीक है, जिसको लैंडलॉर्ड सोसाइटी भी कहा जाता था। जमींदार यानी कि जिनके पास लैंड थी, लॉर्ड यानी कि जो मालिक है, तो लैंडलॉर्ड्स सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन। ये कलकत्ता में फाउंड हुई थी, द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव ये इसके फाउंडर थे। आगे क्या होता है इसका, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यानी बेसिकली इस सभा का काम क्या था कि जो जमींदार थे भारत के अंदर के, उनके जमींदारी प्रथा को प्रोटेक्ट करने का एक काम कर रहे थे, उनके इंटरेस्ट को। कहां के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। फाउंडर कौन थे, तो द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव, याद रखने का है सब। लॉन्च ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया। तो पहली बार ये बात हुई कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तरीके से ये लोग अवेयर होने लगे और सरकार के सामने अपनी डिमांडें रखने लगे, बोलने लगे कि हमको ये चाहिए, हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, आप ऐसी पॉलिसी लाओगे तो हमारा प्रोटेक्शन होगा। तो ये चीज थोड़ा सा पॉलिटिकली मांगने लगे। पहले कैसे डिमांड, ऐसे कोई पॉलिटिकली डिमांड ही नहीं कर रहा था कि पॉलिसी बनाओ। पॉलिसी यानी कि सरकार जो रूल बनाती है हमारे लिए जीने के लिए, जैसे एजुकेशन की एक नई पॉलिसी है, उसके तहत फिर तय होता है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जैसे 10th क्लास को उन्होंने कैंसिल कर दिया। सो वो पॉलिसीज लॉन्ग टर्म होते हैं, सबके लिए होते हैं। फर्स्ट टू एडॉप्ट द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोन्स्ट्रेशन, ये था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम सरकार को दायरे में लाते हैं, सरकार के सामने डिमांड रखते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम हथियार उठा के निकल लेंगे, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से उनके ही रूल को फॉलो करते हुए करेंगे फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, जो भी इनके डिमांड थे, ठीक है। अब देखो और क्या थी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, इसके अंदर ब्रिटिश भी है। देखो बंगाल के अंदर जन्मेगी 1843 के अंदर, ठीक है। देखो अभी थोड़ा सा बहुत ही अच्छा है, फाउंडेड टू कलेक्ट, और क्या था, disseminate information about the actual condition of people of British India in 1855। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था, देखो बहुत ही आसान, कि भारत के अंदर के लोगों की सिचुएशन क्या है। जैसे भारत सरकार भी देखो गरीबी नापने के लिए वो गांव-गांव में घर-घर आते हैं, यहाँ पे आपको पूछेंगे कि आपके घर पे फ्रिज है क्या, टीवी है क्या, ठीक है। उससे तय होता है कि आप कितने अमीर हो, वॉशिंग मशीन है क्या। पहले के जमाने में बस ये पूछते थे कि खाना मिल रहा है क्या, 2 टाइम मिल रहा है क्या, ठीक है। फिर 2 टाइम के बाद बोले कि ब्रेकफास्ट मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है। फिर बोले कि तुम्हारे घर पे टीवी है क्या, ठीक है, टीवी भी आ गई। अब टीवी की जगह फ्रिज आया है क्या, फ्रिज भी आ गया। फ्रिज की जगह वॉशिंग मशीन। तो जो अमीर होने की जो दायरा है, गरीब होने का दायरा हर दौर के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे भारत के अंदर जिस इंसान के पास वॉशिंग मशीन
या फ्रीज होगा या फिर टीवी होगी, उसको थोड़ा सा हम मानेंगे कि भाई गरीबी रेखा से ऊपर आ चुका है, जिसके पास फ्रीज नहीं है, टीवी नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, उसको हम गरीब मानेंगे। अफ्रीका वाले क्या मानेंगे फिर, जो बहुत ही गरीब देश है, ठीक है, मादागास्कर जैसी कंट्री, वो बोलेंगे फ्रिज ब्रिज जाने को बोलेंगे, टीवी भी क्या है, इधर 2 टाइम का खाना मिल रहा है तो अमीर है हम लोग, ठीक है, 1 टाइम का मिल रहा है तब गरीब, 2 टाइम मिल रहा है अरे भाई भाई पूरा अमीर, ठीक है। तो गरीबी की परिभाषा बदलती रहती है। तो इन लोगों ने ये सोचा कि भारत के अंदर जो भी लोग हैं उनका क्या करेंगे, हम रिव्यू करेंगे और उनकी सिचुएशन को जानेंगे और ब्रिटिशों को बताएंगे। क्या ब्रिटिश क्या इतने अनअवेयर थे कि भारत के लोगों की सिचुएशन को नहीं पता था? सब पता था ना उनको, इतने तो स्मार्ट थे ही हो, ठीक है, फिर भी जानबूझ के वैसे रखा गया था। बट इन लोगों का यह मानना था कि भाई ब्रिटिशों को पता नहीं है, उनको अवेयर कराते हैं, तो इसलिए इन्होंने ये प्रयास किया था। उसके बाद डिमांडेड द सेपरेट लेजिस्लेचर विद पॉपुलर ऑब्जेक्टिव्स एंड अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, एक्साइज टैक्स एंड पोस्टेज। इन सब टैक्स को उन लोगों ने बोला कि आप कैंसिल करो, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं, दादा भाई नौरोजी फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ब्रिटिश जो लंदन से आए थे उन्हीं के देश में जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और वहां पे काम करना शुरू किया। कब? 1866 को। वहां पे जाके इंडियन लोगों के प्रॉब्लम को डिस्कस करके इंग्लैंड के लोगों को मनाना था ठीक है, काफी बड़ा ऑब्जेक्टिव है समझ रहे हो, ठीक है, कि भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स आए वो नहीं मान रहे, बट हम क्या करेंगे, इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड के लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएंगे और वहां के लोगों को मनाएंगे। तो वो लोग मान ही जाएंगे तो अपने देश पे रूल क्यों करेंगे। बट अब इसका ये था कि जिस देश के अंदर के लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, उस देश के लोग ही अगर इस रियलाइजेशन पे पहुंच जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो कर रहे हैं वो गलत है, तो फिर वहां से प्रेशर आके कहीं भारत के अंदर पॉलिसी चेंज होगा। ये थोड़ा सा बहुत ही लॉन्ग टर्म और विजनरी ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, जो उन्होंने किया था इंडियन वेलफेयर के लिए, कि भाई तुम्हारे देश के अंदर जैसे सत्ता है, पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका एक दायरा है, उसके रूल है, लोगों के वेलफेयर को सामने रखा जाता है। हम भी, हमारा भी तो एक देश है, वहां पे जाके हम आप लोग हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वहां पे गरीबी बढ़ा रहे हो, तो ये इस ह्यूमैनिटेरियन एरिया नजरिए से देखिएगा हमारे देश की तरफ, ये करने का प्रयास था। देखो वहां पे, और वो तो ब्रिटिश थे, वो थोड़ी ना मानेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या था, देखो इसको। अब शिरीष कुमार घोष जी ने एक इंडियन लीग नाम का फाउंडेशन बनाया था 1875 के अंदर, ठीक है, और विद द गोल ऑफ स्टिमुलेटिंग सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल। लोगों के बीच में क्या करना था उनको, कि सेंस ऑफ नेशनलिज्म को प्रमोट करना था, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, हाँ बोलो, सॉरी, क्या क्या लाना है, हाँ लिख रहा। चलो तो यहाँ पे क्या है देखो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा वाज फाउंडेड 1876 के अंदर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इसको फाउंड किया था, आनंद मोहन बोस ने। ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको दिख रहे हैं, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन दैट केम बिफोर कांग्रेस। उतने बड़े लेवल पे इनका इंपैक्ट छूट नहीं पाया, बट कहीं ना कहीं एक प्रयास हुआ था पॉलिटिकली लोगों को अवेयर करके देश के जो मुद्दे हैं उनको ब्रिटिश के सामने उठाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। अब चलो हम जा रहे हैं अभी कांग्रेस की तरफ, थोड़ा सा बाकी है। अब बॉम्बे एसोसिएशन एक आया था 1851 के अंदर, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन बॉम्बे फाउंडेड बाय जगन्नाथ शंकर सेठ, ठीक है। ये जो जगन्नाथ शंकर सेठ है ना, इनका नाम बहुत बार आता है, उस टाइम के एक धनी आदमी थे, बिजनेसमैन, मतलब उस टाइम के अंबानी, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी अपनी जो संपत्ति थी वो लोगों को हेल्प करने में दी थी। मुंबई के उनको फाउंडर भी कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज ही, फिरोज शाह मेहता और इनको, बिकॉज ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज मनी टू हेल्प आउट द पीपल। आजादी की लड़ाई में जो लोग लड़ते थे, जो भी रिवॉल्यूशनरी थे, उनको पैसे की हेल्प करना, ठीक है, डेवलपमेंट के चीजों के अंदर पैसा फ्री में बांटना, उस टाइम के रतन टाटा, ठीक है। तो ये थे ऑन द पैटर्न ऑफ कैलकाटा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। पुनः सार्वजनिक सभा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आई थी 1870 में। आपको क्वेश्चन भी क्या आता है देखो, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है कि इनके फाउंडेशन के हिसाब से इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, ये भी आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो देख लीजिएगा किसने फॉर्म किया था इसको, महादेव गोविंद रानडे, और उसके बाद वासुदेव गणेश वासुदेव जोशी और चिपलुनकर, ठीक है। इन लोगों ने इसको क्या किया था, फाउंडेशन रखा था इस चीज का,
ठीक है, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। चलो, एम ऑफ सर्विंग अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। इनका क्या कहना था कि लोग तो सरकार तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो हम क्या करेंगे कि लोगों के प्रॉब्लम को हम समझेंगे और हम सरकार को पहुंचाएंगे, यानी कि सरकार और लोगों के बीच के ब्रिज हम रहेंगे। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज द प्रीकर्सर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सार्वजनिक जो सभा थी, इसको प्रीकर्सर यानी कि कांग्रेस के पहले जो कांग्रेस का काम करने का प्रयास करने वाली ऑर्गेनाइजेशन इनको माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी क्या किया था, कांग्रेस भी शुरुआती के दौर में क्या बन गई थी, एक ब्रिज बनने का प्रयास किया था कि हम भारतीय लोगों के इमोशन को अच्छे से समझते हैं, उनको हम अच्छे से जानते हैं। सो व्हाट विल वी डू, विल गो अराउंड द पीपल, वी अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, वी आर इंडियन, सो व्हाट विल वी डू, वी विल टेल टू द ब्रिटिशर्स कि व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, हाउ इट कैन बी डेल्ट विद, उसके पॉलिसीज क्या बनने चाहिए, ये हम ब्रिटिश को बताएंगे। यही शुरुआती के दौर के कांग्रेस का एक विजन था कि लोगों के प्रॉब्लम को ब्रिटिश के सामने रखना और उनको पिटीशन प्रेयर वगैरह करके मना लेना उनसे। ठीक है, चलो उसके बाद देखो और एक दो सभाएं जो थी उस टाइम पे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में आती है। इसको बनाया था फिरोज शाह मेहता, केटी तेलन और बदरुद्दीन तैयब जी। आगे जाके बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। बदरुद्दीन तैयब जी बिकेम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी के ये थर्ड प्रेसिडेंट थे ओवरऑल एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। किसके? कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, ये पॉइंट उनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद देखो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका फाउंडेशन रखा था 1855। बहुत सारी बार इस चीज को याद रखो कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है आपको कि इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ उनके फाउंडेशन के ईयर्स के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद ब्रांच ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, उसका एक ब्रांच थी। उसके बाद मद्रास महाजन सभा 1884 में आती है। कौन सी सभा? मद्रास महाजन सभा। इसके फॉर्मेशन थे देखो, यम वी राघवचारी और जी सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंद चार्लू टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ द लोकल एसोसिएशन। लोकल के जो बहुत सारे एसोसिएशन थे उनका कोऑर्डिनेशन करके सरकार के सामने अपनी आवाज को रखने का इन लोगों ने प्रयास किया था। ये देखो फिरोज शाह मेहता का फोटो है। तो लास्ट में कुछ पॉइंट्स कांग्रेस के फॉर्मेशन के थोड़ा सा पहले, इंडियन मिरर ऑफ कैलकाटा वाज कैरिंग आउट कुछ कंट्रीब्यूशन जो न्यूज़पेपर का था, कंटिन्यूअस कैंपेन ऑन द नीड ऑफ ऑल इंडिया एसोसिएशन। ये जो इंडियन मिरर नाम का न्यूज़पेपर था, इन्होंने काफी प्रयास किया था कि ऑल इंडिया लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बने। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कैंपेन चलाया था, कैंपेन अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड इंडियन आर्म्स एक्ट। हमने देखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या किया था, प्रेस की जो आजादी थी उसको छीन लिया था। और आर्म्स एक्ट वाज द थोड़ा सा रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी था कि ब्रिटिशर्स के पास हथियार रख सकते हैं, इंडियन को तो नहीं रख सकते, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो इसके खिलाफ भी। ठीक है, और उसके बाद प्लांटेशन लेबर एंड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की जो प्लांटेशन के अंदर जो अलग अलग जो टी के प्लांटेशन थे, कॉफी टी के आसाम के अंदर, वहां पे लोग जो नॉर्मल लोग थे उनसे ब्रिटिश क्या करती थी कि बहुत ही बुरे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती थी और फिर उनको वहां लेके जाती थी। वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता था कि तुम 3-4 साल तक जा नहीं सकते हो यहाँ से और तुमको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, और वो नहीं किया तो उनको बोलती थी कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है। साइन करने वाले बंदे को पढ़ना ही नहीं आता था, वो क्या साइन किया उसको खुद नहीं पता होता था। ठीक है, बाद में फिर ब्रिटिशर्स उनको धमकी देती थी जेल में डालने के, इसके खिलाफ भी उन्होंने ये किया था। ठीक है, which condemned the plantation laborers to serve down. The Indian Association organized an All India National Conference 1883 में। ये वाला जो पॉइंट है एक्सट्रीमली आईएमपी है, आपको पूछा ही जाएगा 100%। ठीक है, कि इंडियन कौन था जिसने ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कॉन्फ्रेंस मतलब पूरे देश के अंदर के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को साथ में बुलाया एक ही प्लेटफॉर्म पे कि भाई अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो। कोई फिर तमिलनाडु से, कोई महाराष्ट्र से, कोई बंगाल से, और इसी आइडिया की वजह से आगे जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन होता है। ठीक है, किसकी वजह से? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883, इंडियन एसोसिएशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसका फोटो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको, दिख तो नहीं रहा है उतने अच्छे से। ठीक है, ये फोटो जो ब्लर ब्लर तरीके से आपको दिख रहा है, दिस इज अ फोटो ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी की जो कांग्रेस थी
कांग्रेस है देखो, ठीक है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी की जो कांग्रेस है, जिसका सिंबल है, ठीक है, हाथ, तो उसी कांग्रेस का ये पहली मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। कितने डेलीगेट्स आए थे इस मीटिंग के अंदर? 72 पूछा जाता है आपको। टोटल 72 लोग आए थे भारत के अलग अलग हिस्सों से। जमींदार, कुछ जो लोग पावरफुल थे, बिजनेसमैन, जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इकट्ठा आना चाहते थे, आवाज उठाना चाहते थे। So those 72 people came for this meeting for the first time, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? चलो हम इसको थोड़ा सा शुरुआत से देख लेता हूं। मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, जूम इन कर देता हूं, सॉरी। देखो, इसके फाउंडर थे एओ ह्यूम, ठीक है। 1885 में इसका फाउंडेशन रखा गया कांग्रेस का। एओ ह्यूम कौन थे? एओ ह्यूम वाज बेसिकली अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ऑफिसर, यानी कि एक आईएएस ऑफिसर जो रिटायर हो चुका था, बट भारत में उसने सर्विस दी थी, तो उसको भारत में रह के कुछ करना था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था? देखो, इस चीज को थोड़ा सा समझना आप लोग। ब्रिटिशरों ने जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, तो एक चीज समझ ली थी कि जस्ट बिकॉज दे वर नॉट अवेयर अबाउट द पीपल, कि लोग गुस्से में है, उनको पता ही नहीं चला। जिस दिन रिवॉल्ट हुआ और लोग फोड़ फाड़ करने लगे, आग लगाने लगे, दैट टाइम दे रियलाइज किया ये लोग हमसे नाराज भी है, ये तो हमको पता ही नहीं था, ठीक है। एक हुआ तो उनका ये था कि इस बार फिर से ऐसा ही सरप्राइज ना मिले। इस बार अगर ऐसा सरप्राइज मिला तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ये लोग। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगाते हैं अपने बंदे से, जिसके अंदर भारत के अलग अलग हिस्सों से बड़े बड़े लोग रहेंगे। ये लोग हमको पहले बता देंगे कि लोग गुस्से में है, सैड है, टैक्स की वजह से गुस्से में, तो एक तो टैक्स थोड़ा बहुत कम करेंगे, नहीं तो वहां का जो लीडर है उसको जेल में डाल देंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि लोग उनको रोड पे आके एकदम बहुत बड़ा रिवॉल्ट कर दे, उसको एक तो कुचला जा सके, या उसको मिटिगेट किया जा सके, या उसको खत्म किया जा सके, या उसके बारे में अवेयर रहे हम, इसलिए कहीं ना कहीं इनको प्रमोट किया गया था एओयू को। एक थ्योरी है ऐसी भी जो मैंने अभी बताई। अर्लियर नेम क्या था इसका? इंडियन नेशनल यूनियन। इसको नाम किसने दिया था कांग्रेस में? दादा भाई नौरोजी ने, याद रखना। कांग्रेस नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। पहला नाम क्या था इसका? इंडियन नेशनल यूनियन। फाउंडेड ऑन December 28, 1885। कहां पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत नाम का एक कॉलेज था, उस जगह पे इसका फाउंडेशन रखा था। डेट थी 28 दिसंबर। पार्टिसिपेशन कितने लोगों का था? 72, जो मैं बता चुका हूं। चलो, ह्यूम वाज अपॉइंटेड एज द जनरल सेक्रेटरी बोल के इसको बनाया गया था। और इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे WC बैनर्जी, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट कांग्रेस के कौन बने थे? WC बैनर्जी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल तो ये बहुत नॉर्मल सा फैक्ट बन गया है, पहले पूछा जाता था, अभी थोड़ा सा एडवांस पूछेंगे आपको, ठीक है। अदर फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे इसमें? विलियम वेडरबर्न और जस्टिस जॉन जर्ड, ठीक है। अब इनके बारे में याद रखो। यूजुअली ज्यादातर आपको सब ब्रिटिशर्स दिख रहे हैं, फाउंडर उसका ब्रिटिशर्स है, ठीक है। ये वो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। यही ऑर्गेनाइजेशन जिनको ब्रिटिशों ने फाउंडेशन रखा है, यही हमने, वही ब्रिटिशों के पीछे लग जाती है आजादी की लड़ाई तक, लास्ट तक, और आजादी लेके ही मानते। बहुत बड़ा योगदान था कांग्रेस का अपने देश को आजाद करने में, ठीक है। इंडियन मेंबर्स में कौन कौन थे देखो? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। थ्राइस 3 बार प्रेसिडेंट बने थे, इनके बारे में फैक्ट याद रखना, दादा भाई नौरोजी। बदरुद्दीन तैयब जी, जो मैंने बोला, कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे? 3rd नंबर के प्रेसिडेंट थे वो, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चारुलू, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट लीडर में से एक बड़े लीडर्स थे, ठीक है। एक बार इस स्लाइड को देखो, मैं आपके कमेंट्स वगैरह चेक करता हूं यूट्यूब पे, किसी ने कुछ पूछा है क्या? ओके, एक कमेंट आया है। अरे प्रज्वल, शायरी तो मार दी दोस्त, तुम आए नहीं। लेक्चर की शुरुआत में एक शायरी मार चुके हम। रितेश बोल रहा है सर हिस्ट्री की जगह ज्योग्राफी प्लीज ले लो। ठीक है, ज्योग्राफी ले लेंगे, ठीक है, लेते हैं ज्योग्राफी भी लेते हैं। अनुज हाय, वेलकम टू द लेक्चर।
ज्योग्राफी भी ले लेंगे दोस्त, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, शायरी की डिमांड करने वाले फिर से लेक्चर, आप अगर दिखोगे मुझे लाइव में तो मैं आपके लिए शायरी पेश कर देता हूँ। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हमको ये करना है, हमको वो करना है, देश का विकास करना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये तो बता दिया आपको क्या था, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना। शुरुआती में क्या करना था इनको, नेशनल यूनिटी। देश में अगर यूनिटी नहीं रहेगी तो जो दुश्मन है उसके खिलाफ लड़ोगे कैसे, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा सवाल बन जाता है ना। जब निकिता, हाय निकिता, ठीक है, तो जब तक एक कितना बेसिक सी बात है, यूनिटी रहेगी तभी दुश्मन के खिलाफ लड़ पाओगे, अदरवाइज कैसे लड़ोगे? क्लियर है क्या? चलो कास्ट, क्या क्या चीजें होती है, कास्ट, रिलीजन, प्रोविंस। प्रोविंस मतलब अलग अलग स्टेट में लोग बटे हुए थे, रिलीजन में बटे हुए थे, कास्ट में बटे हुए थे, इन सबको एक करना। फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड एंड प्रेजेंट देम बिफोर द गवर्नमेंट। यानी कि क्या था कि पॉपुलर जो डिमांड है, लोगों की जो चाहत है, लोग जो सबसे ज्यादा चीज चाहते हैं, अभी की सरकारें भी देखो ना, लोग जो सबसे ज्यादा चाहते हैं, ठीक है, उस चीज को पहले करेंगे, फिर वो अच्छी हो बुरी हो क्या फर्क पड़ता है, इलेक्शन में वोट तो तभी मिलेगा ना, ठीक है। पॉपुलर डिमांड तो बस वहां तब भी यही था कि लोगों की जो पॉपुलर डिमांड है, सबसे जरूरी या ज्यादा लोग मांग रहे हैं, उसको हम ब्रिटिशों के सामने रखेंगे और उस चीज को हम मनवाएंगे। एंड ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। पब्लिक ओपिनियन, लोगों को ये पता ही नहीं था कि आजादी नाम की कोई चीज होती है। इनके पहले इनके ऊपर किसने, बाबर से लेके मिडाइवल हिस्ट्री से लेके फिर आप देखो मुगलों का राज था, ठीक है। तो किसी ना किसी ने कंट्रोल किया था राजस्थान को, राजपूताना, राजपूत किंग्स। महाराष्ट्र के अंदर पेशवाज ने कंट्रोल करना शुरू किया था। तो अलग अलग जगह पे कोई ना कोई रूल ही कर रहा था। तो लोगों के दिमाग में क्या था कि आजादी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ठीक है, हम लोग भी अपने लिए एक खुद की सरकार बना सकते हैं, या खुद हम रूलर बन सकते हैं खुद के लिए, रूलर की जगह ऐसे मान लो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये कोई आइडिया था नहीं, तो इस आइडिया का पहुंचना बहुत जरूरी था। तो इसलिए फिर लोगों का ओपिनियन बनाया पहले तो, ठीक है। ये दो थेरीज को हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, दो थेरी देखो। सेफ्टी वॉल्व थेरी जो दिया किसने था, लाला लाजपत राय जी ने, और दूसरी क्या थी, लाइटिंग कंडक्टर की थेरी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलो किसी का कोई डाउट है क्या, मुझे एक बार बता दो यहां पर। एनी डाउट? निकिता, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? देख लो एक बार इस स्लाइड को आगे बढ़ने से पहले। चलो अब इसमें देखो, अब इस थ्योरी को देखो, बहुत ही बेसिक थ्योरी है, ठीक है। एक बार देख निकिता, ओके ग्रेट निकिता। चलो यहाँ पे देखिएगा, लाला लाजपत राय जी का क्या कहना था, इसके जो फाउंडर थे कांग्रेस के, वो कौन थे, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे। तो उनका ये कहना था कि ये ब्रिटिशर्स क्यों चाहेगा कि अपनी सत्ता जहां पे वो इतना ज्यादा पैसा, शोहरत और एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वैसी चीज को छोड़ के चले जाए, अपने ही खिलाफ काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाएंगे ए.ओ. ह्यूम। दैट वाज हिज थ्योरी। तो उनके हिसाब से ये था कि जानबूझ के ब्रिटिशों ने एक ए.ओ. ह्यूम को सामने किया है, क्या बनाने के लिए, कि भाई तुम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जहां सब बड़े बड़े लोगों को, अमीर लोगों को रख दो, और वो क्या करेंगे, भारत के लोगों के प्रॉब्लम्स उनको बताते रहेंगे। इससे पहले कि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा फैल जाए, या फिर सरकार के खिलाफ, वहां की सत्ता के खिलाफ, ब्रिटिशों के खिलाफ, कि भाई ये लोग अपने दुश्मन है, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, उससे पहले हमको पहले पता चल जाता है, तो एक तो हम उनके प्रॉब्लम थोड़े बहुत सॉल्व करेंगे, नहीं कर सके तो ऐसी कोई पॉलिसी लाएंगे ताकि वो लोग कोई रिवॉल्ट ना कर सके, रोड पे ना आ सके, अपने खिलाफ आवाज ना उठा सके, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये क्या, एक सेफ्टी वॉल था। ब्रिटिशों ने खुद के लिए एक सेफ्टी वॉल बनाया था कांग्रेस को, यानी कि कांग्रेस सेफ्टी वॉल की तरह काम करी लोगों के और ब्रिटिशों के बीच में।
कुछ प्रॉब्लम रहा तो कांग्रेस को पता चल जाएगा, कांग्रेस ब्रिटिश को बोल देगी अरे ये प्रॉब्लम है, लोग तुमको फोड़ डालेंगे, आग लगा देंगे, तो ब्रिटिश पहले ही सतर्क हो जाएंगे, तो सेफ्टी वॉल बोला इसको। बट इंडियन हिस्टोरियन ने, ये तो थ्योरी दी गई थी ब्रिटिशों के द्वारा, इंडियन हिस्टोरियन का कहना था कि ऐसा नहीं था, एक सेफ्टी वॉल की तरह नहीं थी, तो एक लाइटिंग कंडक्टर की थ्योरी दी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। भले ही इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन एक ब्रिटिशर्स ने किया था, ठीक है, क्या किया था एक ब्रिटिशर्स ने, बट शुरुआत में जब अंधेरा है, ब्रिटिशर्स के पास जाके अगर कोई बोलता है कि भाई हमको एक कांग्रेस जैसी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो आप ही के खिलाफ आवाज उठाएगी, तो ब्रिटिशर्स मान जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि बोलो एक फंडा अपनाते हैं, ब्रिटिशर्स को ही सामने कर देते हैं, तब तो ब्रिटिशर्स मान ही जाएंगे, ठीक है। तो एक एओयू को सामने किया और एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, और ब्रिटिशों ने इसको अपोज भी नहीं किया, ठीक है, उसके बना फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किए। और फिर जो अंधेरा है उसके अंदर एओयू को एक लाइटिंग कंडक्टर की तरह यूज किया, जो अपने इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे, जो इंडियन पैट्रियोटिक लोग थे, जो अपने देशभक्त थे, उन्होंने उसको सामने किया लाइटिंग कंडक्टर की तरह अंधेरे में, और अपना रास्ता खोजा और आगे जाके खुद उसको पावरफुल बन गए और एक ऑर्गेनाइजेशन को एक रास्ता बना दिया, उसके लिए एक लाइट क्रिएट कर दिया अंधेरे के अंदर, ठीक है। तो शुरुआत में इसको एक लाइटिंग कंडक्टर की तरह यूज किया, ना कि एओ ह्यूम ने इंडियंस को यूज किया, इंडियन लोगों ने एओ ह्यूम को यूज किया अपनी बात को आगे रखने के लिए, एक बड़ा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये दो थ्योरी थे, देख लो ये दोनों भी। चलो मॉडरेट फेस की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखो लाल बाल पाल के फोटो दिख रहा है आपको, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। कौन है? लाल बाल पाल। ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, देखो कौन से लीडर थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कांग्रेस की, ठीक है। संसार की वो जो लाइन है वैसी है क्या है कि संसार की शय का बस इतना सा फसाना है, एक धुन से आना है, एक धुन से जाना है, ठीक है। तो लड़ाई लड़ी, देश के लिए जो भी किया, एक धुन से आए, दूसरी धुन से चले गए, और वही बात है अपनी भी। चलो यहाँ पे देखो अभी मॉडरेट फेस 1885 से लेके 1905 तक चलता है इसका। बिलीव्ड इन द लिबरलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन विद इन द लॉ। अब मॉडरेट का क्या कहना था कि हम लॉ को ब्रेक नहीं करेंगे, ये कौन करता है ठीक है, हम लॉ को फॉलो करेंगे। लॉ कौन बना रहा है? ब्रिटिशर्स। हमारे फेवर में उसको फॉलो करने लायक लॉ बनाया जा रहा है क्या? नहीं। फिर भी जैसा भी बन रहा है हम उसको फॉलो करेंगे, उसके अंदर रह के ही अपने अधिकारों को मनवाएंगे, ठीक है, ये वाली बात थी, ठीक है। उसके बाद रिजॉर्टेड पिटिशंस, रिजोल्यूशन और मीटिंग्स को, ठीक है, ये वाले आशिक है कि किसी को प्रपोज किया, सामने वाला नहीं माना, तो फिर उसको लेटर लिख रहे हैं, उसके लिए गाने लिख रहे हैं, उसके काम किए जा रहे हैं, फ्रेंड जोन हो गए, उसका बिल भर रहे हैं, बर्बाद हो गए, फिर भी लास्ट तक, ठीक है, शिद्दत वाला प्यार में जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो वाला कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, सिर्फ मेरा हक है उस पर। सेम थे मॉडरेट वाले, ठीक है। चलो, द ब्रिटिश कमिटी ऑफ आईएनसी वाज फॉर्म्ड इन 1899 इन लंदन में, इसको बनाया गया। आईएनसी की भी एक कमेटी बनाई गई, कहां? लंदन में, ठीक है, आजादी की लड़ाई को आगे प्रमोट करने के लिए। आगे देखो, दादा भाई स्पेंट हिज लाइफ कैंपेनिंग अब्रॉड फॉर इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पूरी जिंदगी अब्रॉड में बिता दी, भारतीय लोगों के कॉज के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को एक आवाज देने के लिए। देखो प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी बच्चा, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ठीक है, एस.एन. बैनर्जी, ये सब मॉडरेट फेज के लीडर्स थे, ठीक है। और इसमें देखो गोपाल कृष्ण गोखले को ऐड नहीं किया मैंने, वो भी थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये सब लीडर्स क्या थे? मॉडरेट फेज के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स हुआ करते थे। बिलीव्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज इन इंडियाज इंटरेस्ट। तो ये लाइन थोड़ी सी डिस्प्यूटेड है कि ये मानना कि ब्रिटिश का रूल अपने फेवर में था, ब्रिटिशों ने हमको उस लेवल पे जाके लूट दिया था पूरे भारत को, कि अभी तक हम उभर नहीं पा रहे उस चीज से। अभी अभी जाके थोड़ा सा चीजें बदली है, 100 साल चले गए हमारे, तो हम बहुत ही आगे होते। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से सबसे अमीर हम ही थे, ठीक है। जीडीपी का 50% जो रेशियो था दुनिया में, जो 100 रुपए थे उसमें से 50 रुपए चाइना और इंडिया में रहा करते थे। 23% जीडीपी थी इंडिया की, ठीक है। 100 में से 23 रुपीज
इंडिया में जन्म लेते थे या इंडिया में पैदा होते थे या इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था उतनी चीजें, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर की। तो सोचो हम कितने अमीर थे। और अभी तो फिलहाल अपना जीडीपी का रेशियो देखोगे वर्ल्ड के इसमें तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो इतना इस लेवल पे हमको उन लोगों ने लूटा था। तो ये कहना कि वो अपने लिए अच्छा था, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड थे। उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, हिस्ट्री को पढ़ते हुए हम डायरेक्टली से अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जज नहीं कर सकते, ये समझना जरूरी है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उस दौर में भारत के अंदर कास्टिज्म बहुत फैला था, रिलीजियसली भी लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे। तो बहुत ज्यादा ऐसी ट्रेडिशनल प्रथाएं थी जो बहुत ही बुरी थी सोसाइटी, जैसे कि सती की प्रथा हो, ठीक है, विडो बर्निंग की, ठीक है, और भी चाइल्ड मैरिज हो। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस थे जो जिससे लोग जकड़ चुके थे, अनटचेबिलिटी थी। तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं इन चीजों के खिलाफ थे। खिलाफ इसलिए थे क्योंकि उनकी सिविलाइजेशन में सब था नहीं, उनके यहाँ पे भी अलग सी चीजें थी, ठीक है। वहां पे भी महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ही ज्यादा था ब्लैक और व्हाइट कम्युनिटी का, बट कम से कम अपने यहाँ पे जो था वो वाली, वहां पे वहां के उनके प्रॉब्लम अलग थे। तो वो लोग ये जो छोटी मोटी चीजें जो बुराइयां है उसको खत्म करने के लिए थोड़ा सा आगे आते थे। उनको लगता था कि ये सब गलत है, उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाते थे और कुछ थोड़ा सा आगे ज्यादा मुंह करते। तो इसलिए इन लोगों को लगता था कि ब्रिटिश है, इसलिए इन सब प्रथाओं के खिलाफ कुछ रूल बना रहे हैं, कुछ पॉजिटिव तरीके से अटेम्प्ट लिए जा रहे हैं। अगर इंडियन लोग होते तो कभी नहीं करते, क्योंकि इंडियन लोगों के दिमाग में ये पहले से ये जो प्रथा है वो सही है, ठीक है, तो इसलिए ये मानते थे। चलो यहाँ पे कुछ नहीं नाम लिखे हुए हैं जो आगे मिलेंगे हम लोगों को। मॉडरेट फेज की शुरुआत होती है देखो 1885 से लेके 1905, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज शुरू हो जाती है। डिमांड क्या थी इनके देखो, इंक्लूड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द प्रोविंशियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कि भाई जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी तो उस टाइम पे, यानी कि मान लो प्राइम मिनिस्टर की एक काउंसिल जो मंत्री लोग बैठे हैं, उसके अंदर इलेक्टेड लोगों को उन लोगों ने परमिशन दी नहीं थी, वहां पे उन्होंने उनको बिठाया नहीं था। सब क्या थे, जो नॉमिनेटेड मतलब ब्रिटिश उसी को बिठाएंगे जो उनकी बात मानेगा, ठीक है। ऐसे बंदे को बिठाएगा क्या जो अपोज करेगा, लोगों की आवाज उठाएगा। तो ये एक डिमांड थी। उसके साथ साथ एक्सपांशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो वाइसरॉय की काउंसिल हुआ करती थी उस टाइम पे, जो वाइसरॉय ने प्राइम मिनिस्टर है उसके अंदर एक्सपांड करो उसको। यही वाली बात है। जैसे किसी भी इलेक्शन हो जाता है देखो, शुरुआत में जो पोर्टफोलियोज होते हैं मिनिस्टर्स के अच्छे अच्छे वो दे दिए जाते हैं मिनिस्ट्रीज, फिर कहा जाता है कि हम एक्सपांशन करने वाले हैं मिनिस्ट्रीज का, यानी कि बहुत सारे लोगों को ऐड करेंगे ताकि सब लोग खुश रहे, ठीक है। तो ये वाली बात थी उधर भी। कर्बिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, ब्रिटिशों के बहुत सारे झगड़े थे, बहुत सारे देशों में वो लोग एक्सपांशन कर रहे थे, उस एक्सपांशन का खर्चा कहां से निकाल रहे थे, भारत से, ठीक है। झगड़ा अपना चाहते हैं ये लोग, खर्चा हम लोगों से निकाला जा रहा है। रिक्रूटमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन हाई गवर्नमेंट पोस्ट लाइक आईसीएस, आईएएस के जो पोस्ट थे, आईपीएस के जो पोस्ट थे, वहां पे इंडियन लोगों को भी ऐड करना पड़ेगा, ये डिमांड थी उस टाइम पे। उसके बाद प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमंग द मासेस, एजुकेशन जब तक नहीं होगा तब तक लोग अपने अधिकार अपने राइट्स को जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं मॉडरेट्स का कहना था कि ये जो चीजें है बढ़नी चाहिए, एजुकेशन बढ़ेगा तभी हमारे लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा। अमेंडमेंट ऑफ क्या था, डिस्क्रिमिनेशन लॉज लाइक आर्म्स एक्ट, कि भाई अमेंड मतलब इसको कैंसिल करो, इसमें बदलाव लेके आओ। जो आर्म्स एक्ट है, वर्नाकुलर एक्ट है, इन सब चीजों के अंदर आपको बदलाव लाना पड़ेगा। ये सब लॉज जो है ये लोगों के फेवर में नहीं है, ये सब लॉज गलत है, ठीक है। मेथड क्या थे इनके, अब मेथड थोड़े से वो वाले हैं जो शायद इस दौर में हम लोग इनसे एग्री ना करें, ठीक है, बट उस दौर अलग था, तब की प्रॉब्लम्स अलग थे, तो उनके दौर से हम क्या था, पेटिशंस, प्रेयर्स, ठीक है, रिक्वेस्ट करना, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल मीन्स। अब ऐसी सरकार जो पीस से कोई बात नहीं मान रही है, ठीक है, उसके सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल बना के रखे जिससे तुम ना प्रोटेस्ट कर सकते हो ना अपने अधिकारों को बता सकते हो। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसके थ्रू अगर सरकार आपके अधिकारों को छीन रही है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अधिकार दिए है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है कि आप आवाज उठा सकते हो। उस टाइम पे इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ही ऐसे बनाए थे जिससे आपको जो उनके खिलाफ आवाज ही ना उठा सको, और आपको उसके अंदर ही रह के इनको सब करना था। तो कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसके सक्सेस होने की। फोकस्ड ऑन एजुकेटिंग पीपल, रेजिंग देयर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, कि लोगों को पॉलिटिकली अपना अधिकार जब पता चलेगा तभी वो आवाज उठाएंगे। उसके साथ साथ फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन, भाई हमको आजादी चाहिए, ये जब पब्लिक ओपिनियन बनेगा
तो अगर जब प्रोटेस्ट करेंगे तो सब लोग उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होंगे। जब पब्लिक ओपिनियन ही नहीं है किसी चीज को लेके तो सरकार क्यों सीरियस लेगी? एक दो लोग अगर बोल रहे हैं तो सरकार बोलेगी ठीक है, हमको कुछ नहीं लेना, हम नहीं जानते तुमको, ठीक है। अब क्या किया फिर इन्होंने लेक्चर दिया अक्रॉस इंग्लैंड टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन। इंग्लैंड में भी दिया, इंडिया में भी दिया, ठीक है। यूज्ड वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड क्रॉनिकल्स टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार की जो पॉलिसीज थे उनको टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज करना, उनके खिलाफ आवाज उठाना। उसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदू प्रकाश, राष्ट्रगोप्तर और द वीकली जर्नल, ठीक है, राष्ट्रगोप्तर, ये सत्य प्रकाश नाम से आता था, ठीक है। ये सब सारी चीजें इन्होंने क्या की थी, शुरू किया था उस टाइम के ऊपर। इनके थ्रू लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना, अवेयरनेस बढ़ाना, ताकि जब कुछ बड़ा हो तो लोग उनके साथ खड़े होने चाहिए। कंट्रीब्यूशन देख लो इनका, इकोनॉमिक क्रिटिक्स किया इन्होंने, इंपेरियलिज्म मतलब सरकार जो रूलर थे ब्रिटिशर्स, वो अपने ऊपर आके रूल करके एक्सप्लॉयटेशन करने की जो मेंटेलिटी थी, और उस चीज को जस्टिफाई भी करना कि हम आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, ये आपके ऊपर मेहरबानी है। इस पॉइंट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया और क्या दिया, ड्रेन थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ, यानी कि भारत के अंदर जो भी रॉ मटेरियल है कम पैसे में खरीदना, इंग्लैंड में लेके जाना, प्रोडक्ट बनाना, और भारत में एक्सपेंसिव तरीके से यहाँ के बिजनेसेस को कोलैप्स करके बहुत ज्यादा प्राइस से बेचना। यानी कि जब रॉ मटेरियल खरीदा तब भी कम पैसे दिए भारतीयों के जेब में, और जब वो ही प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो तो बहुत ज्यादा पैसा उनकी जेब से अपने जेब में डाल रहे हो। अब जो प्रॉफिट होता था इन कंपनीज का, वो यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज डाल रहे हैं क्या, यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं क्या? नहीं, उसको लेके कहाँ जा रहे हैं, इंग्लैंड, ठीक है। अब इंग्लैंड में जा रहे हैं, अब सोचो फिर, यानी कि डेवलपमेंट कहां पे हो रही है, वहां पे अपने रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन। वो थ्योरी ऑफ ड्रेन डिमांडेड द रिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू इतना ज्यादा था लैंड के ऊपर, भारत के अंदर कोई टैक्स लगता है कि खेती पे नहीं लगता, ठीक है। खेती से जनरेट होने वाले पैसे के ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। अब कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, जैसे कि आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, अभी रिसेंटली एक केस भी आया था पूजा खेड़कर का, उसके अंदर ये था कि उनको कुछ 102 एकड़ लैंड है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, जब भी कोई ये सिविल सर्वेंट या कोई भी पॉलिटिशियन करप्शन करता है, उस पैसे को वाइट करने के लिए दिखाना तो पड़ेगा ना कि वो पैसा आया कहां से उनके पास। तो क्या दिखाएंगे, 100 एकड़ की लैंड है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, अब 100 एकड़ के अंदर बोल देंगे कि हमको एक साल के अंदर 5 CR का प्रॉफिट हुआ, भले उस खेत के अंदर 5 CR हो या 50 लाख हो, बट 50 लाख की प्रॉफिट हुआ होगा, बट 5 CR दिखाएंगे। जो ऊपर से जो 4 CR 50 लाख रुपए जिन लोगों ने जो खाया है इलीगली करप्शन के थ्रू, उसको वाइट कर देंगे, रिकॉर्ड में आ गया, हो गया हमारा ये, ठीक है। और जो इनकम होता है अपने इसके ऊपर एग्रीकल्चर पे एक्स्ट्रा इनकम, उसके ऊपर कोई स्लैब ही नहीं है उसका, फिर आप 50 करोड़ कमाओ या 100 करोड़ कमाओ एग्रीकल्चर से, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से लैंड का यूज करते हैं। ये तो कुछ 0.5% लोग हैं। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि फार्मर के खेती के इनकम के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही फार्मर इंडिया के अंदर यूजुअली 10 एकड़ से ज्यादा जिनके पास लैंड है वो फार्मर होंगे, 10% है जिनके ऊपर 10 एकड़ से ज्यादा लैंड है, बाकी लोगों के पास 4 एकड़ 5 एकड़, तो उसमें होता ही क्या है, ठीक है। और महंगाई इतनी ज्यादा है, तो एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। उसके साथ साथ बेटर कंडीशंस फॉर प्लांटेशन लेबरर्स, प्लांटेशन में जो काम कर रहे हैं, जैसे कि टी फैक्ट्रीज के अंदर, टी प्लांटेशन में, कॉफी प्लांटेशन में, ठीक है, उसके साथ मिलिट्री स्पेंडिंग को कम करने का इन्होंने डिमांड की थी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन था इनका, और ये सब हासिल भी किया था थोड़ा सा। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स 1885 से लेके 1892 तक फोकस्ड ऑन काउंसिल एक्सपेंशन, की जो वाइसरॉय की काउंसिल है उसका एक्सपेंशन करो, काउंसिल रिफॉर्म्स, उसमें रिफॉर्म्स को हमको अधिकार दो, कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कि देश के अंदर अलग अलग जो सेपरेशन ऑफ जुडिशियल, ठीक है, जुडिशरी का और एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी यानी कि जो अपने कोर्ट वगैरह होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, दोनों को अलग करो। जब सिविल सर्वेंट आईएएस ऑफिसर ही अगर जज बन जाएगा, खुद ही करप्शन करेगा और खुद ही तुमको जेल में डालेगा, ठीक है। मान लो अब आईएएस ऑफिसर ने तुम्हारा काम नहीं किया, तो केस किसके खिलाफ करोगे, उसी के खिलाफ, और वही उधर जज बैठा है, तो क्या आपको आपके अधिकारों का कुछ मिलने वाला है? तो ये वाली बात थी। एग्जीक्यूटिव पावर्स, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, ये डिमांड किया उन्होंने। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। जैसे कि न्यूज़पेपर के अंदर हम सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हैं तो हमको जेल में नहीं डालना जाना चाहिए, ठीक है। थॉट एसोसिएशन एंड प्रेस की आजादी को उन लोगों ने प्रमोट किया था।
चलो अचीवमेंट क्या है देखते हैं, और फिर ये पॉइंट मॉडरेट का खत्म होता है और लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। देख लो एक बार इस स्लाइड को। मैं लास्ट में इस स्लाइड को खत्म करने से पहले आप लोगों के कुछ कमेंट से क्या एक बार चेक कर लेता हूं। चलो थैंक यू वेदांत, योगेंद्र गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। देख के अच्छा लगा आपको, ठीक है। चलो अब देखो लास्ट में हमको अचीवमेंट देखना है, इसके क्या अचीवमेंट है देख लेते हैं, ठीक है। चलो बताओ, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। देखो अचीवमेंट क्या थे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया था, उसके अंदर क्या रहा था, इंक्रीज नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो वाइसराय की काउंसिल थी उसके अंदर मेंबर्स के जो सीट्स थे वो बढ़ा दिए गए थे, ठीक है। इंपेरेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर भी और प्रोवाइडिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी इनको दिया गया था, अधिकार दिए गए थे। आईसीएस जो एग्जाम थी, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, इस एग्जाम के अंदर आईसीएस में इंडिया के अंदर कराई जाएगी। पहले कहां होती थी एग्जाम, इंग्लैंड, बहुत कम लोग जा पाते थे ना इंग्लैंड, ठीक है। जिनके पास बहुत पैसा था वही लोग जा पाते थे और दे पाते थे। तो ये जो प्रॉब्लम था इसको सॉल्व करने के लिए डिमांड ऑफ स्वराज, ठीक है, बनारस के सेशन में एक स्वराज की डिमांड की थी। ये एक सॉर्ट ऑफ लास्ट सेशन था। ये जो स्वराज की डिमांड इन्होंने की थी वो भी एक्सट्रीमिस्ट को खुश करने के लिए किया था, या उनके प्रेशर में आके। एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे उस टाइम पे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाल बाल, ये थोड़ा सा कांग्रेस के अंदर तो पावरफुल बन गए थे ऑर्गेनाइजेशन में। तो फिर इन लोगों को खुश करने के लिए मॉडरेट्स ने स्वराज की डिमांड की थी। पर्सनली तो ये खुद इन्होंने स्वराज को डिफाइन भी नहीं किया। स्वराज मतलब क्या, पूरी आजादी चाहिए या ब्रिटिश के अंडर रह के भी आजादी चाहिए, ठीक है, ऑटोनॉमी चाहिए। सो स्वराज वाज डिफाइंड ड्यूरिंग दैट टाइम। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ इंडियंस इन पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से जो हर साल में एक सेशन होता था कांग्रेस का, वहां पे डिस्कशन होता था, लोगों के प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता था भारत के, तो कहीं ना कहीं ट्रेन हो चुके थे। एक ट्रेन लीडरशिप मिलती है जब वो एक्सट्रीमिस्ट फेज की तरफ हम जब बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेन लीडरशिप हम लोगों को मिल जाती है। आगे क्या है, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल, इसको क्रिटिसाइज किया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किताब भी लिखा था किसने, दादा भाई नौरोजी ने। एक क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, किताब किसने लिखा। वेलबी कमीशन को बिठाया गया था इंडियन एक्सपेंडिचर को ये करने के लिए 1895 को, टू इंक्वायर इनटू इट, कि भाई कितना खर्चा कर रहे हो, किस चीज पे कर रहे हो, ठीक है। सरकार किसी भी चीज के लिए कुछ भी खर्चा कर देती थी, ठीक है। कि जैसे कि इंग्लैंड के अंदर जो लोग भारत के लिए काम कर रहे हैं, इंग्लैंड के ही है, उनको इंडिया ऑफिस बनाया था वहां पे, उस इंडिया ऑफिस का खर्चा भारत से जाता था, ठीक है। वो लोग पार्टियां कर रहे हैं उधर, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, पार्टियां कर रहे हैं, माहौल बना रहे, घूम रहे, और बिल का इस पे फट रहा है हम लोगों पे, ठीक है। चलो, और यही एक बहुत बड़ा स्लोगन था इनका, इनके हिसाब से या उस दौर के मॉडरेट लीडर के हिसाब से, कि भाई नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक आप लोग हमको वाइसराय की काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे, हमारे लोगों को नहीं पूछोगे कि जो भी सही क्या है गलत क्या है, तब तक हम आप लोगों को क्या नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। यानी कि हमको रिप्रेजेंटेशन दो, हमारी आवाज पार्लियामेंट में बिठाओ, आपके साथ चेयर पे बिठाओ हमको। ये जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आपकी सरकार को, यानी कि ब्रिटिश सरकार को टैक्स नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी लाइन थी इन लोगों से। अदरवाइज ये लोग प्रेयर ही कर रहे थे, प्यार मोहब्बत लेटर, लव लेटर लिखे जा रहे हैं उधर ठीक है, कि डियर वाइसरॉय प्लीज एक्सेप्ट माय डियर। नहीं माना वाइसरॉय ने तो 2 बार डियर लिखा जा रहा है, डियर डियर वाइसरॉय ठीक है, तब भी नहीं माना, डियर वाइसरॉय आई लव यू, ठीक है। अब तो मान जाओ, प्रपोज भी करते हैं, ऐसा वाला बात थी इनकी, ठीक है। फिर भी ब्रिटिशर्स बोलते थे उधर से, नो वी डोंट केयर, ठीक है, सीधा आने से पहले आगे एकदम लेटर को ऐसे पहले फाड़ दिया, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो फिर जब इनके साथ ये हुआ कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, इन्होंने बड़ा कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला एक लाइन चिपकाई देते, एक छोटा सा स्लोगन, ठीक है, ताकि इतिहास हमको भी याद रखे। क्या था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ऐसी ये बात नहीं है, इनका जो योगदान था वो काफी अच्छा था। इन लोगों की वजह से भारत के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट फेज में जो पॉलिटिकल लीडर बनते हैं उनको ट्रेन किया था इन लोगों ने, और इनके प्रयासों की वजह से न्यूज़पेपर में जो इन्होंने अवेयरनेस बढ़ाया, उन सब प्रयासों की वजह से क्या हुआ कि
कि लोगों में आजादी को लेके, फ्रीडम को लेके, इंडिपेंडेंस को लेके, या ब्रिटिश कैसे हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये सब आइडिया लोगों के दिमाग में जा चुके थे। ठीक है, तो तब जाके जब एक्सट्रीमिस्ट वाले लीडर सामने आए तो लोग उनके साथ खड़े रह पाए, उनके साथ उन लोगों ने, जब प्रोटेस्ट अनाउंस हुआ तो लोग आए रोड के ऊपर। क्यों? क्योंकि तब तक लोग अवेयर हो चुके थे। तो ये जो अवेयरनेस का योगदान था, लोगों के अंदर पैट्रियोटिज्म फैलाने का, यूनिटी क्रिएट करने का योगदान मॉडरेट फेज के लीडर को जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका मॉडरेट फेज इंडियन नेशनल कांग्रेस का खत्म होता है। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिस्ट फेज। कल हम एक्सट्रीमिस्ट फेज को कंटिन्यू करेंगे और कल मैं वो आपको बताऊंगा एक्सट्रीमिस्ट फेज में क्या क्या होता है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं ले लेता हूँ, और नहीं हुआ तो फिर आज के लिए मैं लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और कल आपसे मैं मिलूंगा। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में कभी कुछ डाउट रहा तो आप रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी वहां पे लिख सकते हो। अगले दिन के लेक्चर में मैं उस आपके डाउट को या क्वेश्चन को इंक्लूड करके उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, अरे एक शायरी, उदय शायरी तो 2-3 मार दिया आज। ठीक है, चलो यहाँ पे रुकते हैं आज के लिए, कल मारेंगे उदय। ठीक है, आज ऑलरेडी 2 शायरी मार चुके हैं। ठीक है, तो कल के लेक्चर में आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शायरी लेके आएंगे। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे।